ओके बेटा, यू गॉट द वर्कशीट्स। ठीक है, अब इस वर्कशीट्स पे आपकी नजरें, और मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये है हमारा चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर का, जिसकी हम लोग वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जरा जल्दी से काम देखते हैं। और मेरी कोशिश पूरी है कि बेटा देखो, वो चैप्टर्स जो हम लोगों को सही तरीके से पढ़ने होते हैं, जो हम लोगों ने सही से फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हुए, या डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, वो मैं पहले करवा रहा हूँ। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसके बाद मैं ग्रुप्स करवाऊंगा, फिर मैं सेट्स करवाऊंगा। अच्छा, इस दौरान जो बाकी चैप्टर्स जो आप लोग पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में, वो आप लोगों ने खुद कवर करने हैं। ठीक है, मैं तो करवाऊंगा जाहिर है उसके बाद, लेकिन मैं उनको इतना थॉरली या इस तरह से डिस्कस नहीं करूंगा जिस तरीके से मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक बात जहन में रखिएगा फॉर नर्स, तो आप लोग का टेस्ट जल्दी अगर आ जाता है, तो आप लोग साथ साथ तो सारे चैप्टर्स खुद कवर करें। और आप जब चैप्टर्स मैं करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो वो मैथमेटिकल रिलेशन से बनता नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम है। तो ये सब वो चीजें हैं तो आप लोगों को पहले से आती हैं, तो यू आर सपोज टू कवर देम बाय योरसेल्व्स। पूरे चैप्टर्स कीजिए इस तरीके से कीजिए, और शुरू। अब तो ऐसी फिजिकल क्लासेस शुरू होने वाली है हमारी इंशाल्लाह, तो उसपे आपको मिल ही जाएंगी। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या सिचुएशन है यार, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि 4 persons enter a first class railway compartment in which there are 6 seats. How many ways कैन दे टेक देयर सीट्स? कितने तरीकों से ये बंदे उन 6 सीट्स पर बैठ सकते हैं? तो आपके पास 6 सीट्स हैं और बंदे आपके पास 4 हैं, ऐसे ही है बिल्कुल। तो आप किस तरह से इन सीट्स को फिल कर सकते हैं? यानी जो पहला बंदा है उसके पास 6 ऑप्शंस हैं, 6 सीट्स अवेलेबल हैं। फिर जो दूसरा बंदा है उसके पास 5 बचेंगी, और फिर इसी तरह जो तीसरा बंदा है उसके पास आ, कितनी सीट्स बचेंगी? 2 बैठ चुके होंगे तो 6 में से 4 बचेंगी। और चौथा बंदा है वो बाकी बची हुई 3 सीट्स में से किसी भी एक पे बैठ सकेगा। और प्रोडक्ट प्रिंसिपल के मुताबिक सबको मल्टीप्लाई करवाइए, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। और ये आंसर आ जाएगा कितना? 6 5 30, 34 120, और 120 को 3 से करें तो 360। तो टोटल पॉसिबल वेज आ रही 360। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, देर आर 5 competitors फॉर, क्या भला, फॉर अ प्राइस इन हाई जंप, 8 फॉर अ प्राइस इन 100 meters रेस, एंड 7 फॉर अ प्राइस इन लो साइकिलिंग। ठीक है जी। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज इट मे बी पॉसिबल टू अवॉर्ड दीज प्राइजेस? कितने तरीकों से ये प्राइजेस दिए जा सकते हैं? बहुत ही आसान काम। देखो बेटा, ऐसा है कि अगर आप कह दें कि जी सबसे पहले हाई जंप का प्राइस देना है, तो हाई जंप के टोटल केसेस हैं 5। फिर उसके बाद आपसे कहा जाए कि यार अब आपने साइकिलिंग में, लो साइकिलिंग तो बाद में, रेस में, 100 मीटर रेस में आपने प्राइस देना है, तो उसके लिए आपके पास 8 पॉसिबल वेज हैं। यानी इन 8 बंदों में से, 8 कंपेटिटर्स में से किसी भी एक को मिल सकता है। और फिर लो साइकिलिंग के आपके पास कितने केसेस हैं? 7। तो इन सब के नंबर ऑफ केसेस को मल्टीप्लाई करा दें, 5 8 40, 40 को 7 से करवा दें तो 280 बनता है मेरे ख्याल से। कैलकुलेटर से आप लोग कर सकते हो बेटा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है कि a gentleman has 6 spare rooms for guests. In how many ways can he accommodate 3 guests each in separate room? कहा जा रहा है कि भाई 6 रूम्स अवेलेबल हैं, जिस तरह यहाँ 6 सीट्स अवेलेबल थी और 4 बंदों को उसमें अकोमोडेट किया था, उसी तरह अब 6 रूम्स हैं और कितने बंदों को अकोमोडेट करना है? 3 को। इंतहा से ज्यादा आसान काम, प्रोडक्ट प्रिंसिपल। पहले बंदे के पास 6 ऑप्शन है, 6 में से कोई भी रूम उसको मिल सकता है। दूसरे बंदे के पास 5 ऑप्शन बचेंगे जब एक ऑक्यूपाई हो जाएगा, और फिर जब 2 ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो तीसरे बंदे के लिए 4 रूम्स अवेलेबल होंगे, 4 में से कोई भी ले सकता है। तो सिंपल प्रोडक्ट प्रिंसिपल था, 6 5 30, और फिर उसके बाद 34 120 बन रहा है ना ये। ठीक है, अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन 4 आपके सामने बेटा। इन अ क्लास देर आर 8 बॉयज। ठीक है आसिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, बोले।
जी सर, आपने जो सेकंड क्वेश्चन बोला है उसके अंदर 5 कंपेटिटर हैं, 8 प्राइजेस और 7 प्राइजेस हैं, तो सर दोनों प्राइजेस को नहीं नहीं ऐड नहीं नहीं कर नहीं नहीं सकते? नहीं नहीं मेरा बेटा, अलग अलग देखो। तो आप सही से पढ़ नहीं रहे हो। आप क्वेश्चन पढ़ो। तीन तीन स्पोर्ट्स हैं। हाई जंप है, रेस है, और लो साइकिलिंग है। अच्छा, हाई जंप में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ठीक है। जी उसके सर। बाद इसमें से किसी एक को प्राइस मिलेगा। मिलेगा। यस सर। तो इन पांचों में से किसी भी एक को मिल सकता है। तो इसके कितने केसेस बन गए? 5। फिर उसके बाद फिर उसके बाद अब 100 मीटर रेस में आपने एक प्राइज देना है। तो कितने लोग हैं वहां पे? 8। उन 8 में से किसी भी एक को मिल सकता है। अब इसके 8 केस हो गए। अब इसमें से जो 8, ऐसा नहीं है कि तीनों में से ही एक प्राइस। हर हर स्पोर्ट की कैटेगरी अलग है, तो हर स्पोर्ट का प्राइस अलग होगा। जाहिर है, जब कैटेगरी अलग अलग है, मतलब स्टूडेंट ऑफ मैथ्स है अगर एक बंदा, तो स्टूडेंट ऑफ मैथ्स को जरूरी तो नहीं कि स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स भी मिल जाए। वो अलग कैटेगरी है। हो सकता है सेम स्टूडेंट को प्राइस मिल जाए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि डिफरेंट स्टूडेंट को प्राइस मिल जाए, क्योंकि वो अलग कैटेगरी है। क्या ख्याल है? तो ये भी यस स्पोर्ट्स सर। भी अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है। तो यस सर। रेस का प्राइस अलग है, हाई जंप का प्राइस अलग है, साइकिलिंग का प्राइस अलग है। तो सबकी टोटल नंबर ऑफ केस को मल्टीप्लाई करवा दिया। या सर क्योंकि आप ये पहले बोलना के चाह रहे हैं किसी कि भी बंदे के साथ दूसरे का कोई भी बंदा हो सकता है, यानी दूसरा प्रोडक्ट प्रिंसिपल है बेटा। पहले स्पोर्ट्स के, देखो अब हो सकता है कि हाई जंप में पहले बंदे को प्राइस मिल गया, तो हो सकता है कि रेस में 8 में से पहले को प्राइस मिल जाए, हो सकता है दूसरे को मिल जाए, हो सकता है तीसरे को मिल जाए, चौथा, पांचवा, 8 केस आ गए। इसी तरह हो सकता है कि हाई जंप में दूसरे वाले को प्राइस मिला हो, और रेस का, अगेन रेस की 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बोले हो सकती है या नहीं? जी सर। हाँ, तो मैं ट्री डायग्राम अगर बनाऊं, तो हर किसी बंदे के या हाई जंप के हर प्राइस के साथ 8 8 केसेस बन रहे हैं। बोले बन रहे हैं या नहीं? यस तो सर। इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट प्रिंसिपल लग रहा है। ठीक है। और फिर उसके बाद साइकिलिंग भी यस है, सर। तो साइकिलिंग के भी सब नंबर ऑफ केसेस इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। थैंक यू सर। यू वेलकम बेटा। कहाँ से म्यूट कर लें? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहे हैं द क्लास देर आर 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है। 2 representatives आर टू बी chosen. In how many ways can they be selected if both are to be chosen from all? बहुत ही आसान है। कह रहे हैं कि यार मुझे ये बात बताइए कि अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कितने, 8 और 5, तो टोटल जो लोग हैं वो हैं आपके पास, टोटल स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूं, तो टोटल आपके पास है बेटा 13, और आपने सेलेक्ट करने हैं कितने? 2। और कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस 13 में से कोई से हो सकता है दोनों बॉयज हो सकता है दोनों गर्ल्स हो सकता है एक बॉय एक गर्ल है, ये भी हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ना प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगेगा ना परम्यूटेशन लगेगा, बल्कि क्या लगेगा? 13 कॉम्बिनेशन 2। यानी यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 2 representative आउट ऑफ 13। तो इट्स वेरी इजी, 13 कॉम्बिनेशन 2। अब इसका आंसर निकाल लीजिएगा आप लोग। तो आंसर आपको पता है किस तरह निकलेगा? 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 2 का फैक्टोरियल। फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। चलो आंसर निकालते हैं। 13 को ले जाओ कहाँ तक? 11 तक। 13 इंटू 12 इंटू 11, यहाँ पे रोक देना, क्योंकि नीचे भी 11 फैक्टोरियल आ रहा है। और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 होता है। 11 से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 2 से 12 कैंसिल होकर 6 बना। और 6 और 13 जब मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बना? 6 और 13 मल्टीप्लाई होकर बन गया 60 और 78। इज दैट 78? यस इट इज। ठीक है जी। कासिम दोबारा कुछ पूछ रहे हैं बेटा? बोले बेटा। नो सर, मैंने नहीं पूछा। अच्छा, आपका हैंड रेज्ड है अभी भी। सर नीचे वो कर। चले मैं, ओके ओके। और म्यूट भी कर लीजिए। ये क्वेश्चन 4 था। अब क्वेश्चन 5 पर आ जाए। क्वेश्चन 5 में क्या सूरत हाल है बेटा? क्वेश्चन 5 में कहा जा रहा है कि वही 13 स्टूडेंट्स है टोटल, 8 गर्ल्स और 5 बॉयज, तो टोटल वही 13 है। ठीक है। अब कहा 8 बॉयज और 5 गर्ल्स। अच्छा, अब 2 रिप्रेजेंट, दोबारा 2 सेलेक्ट करने हैं, लेकिन अब इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सेलेक्टेड इफ वन इज टू बी बॉय एंड द अदर अ गर्ल? यानी अब जो पॉसिबिलिटी है वो ये कि एक
लड़का और एक लड़की लाजमी सेलेक्ट होने चाहिए, एक एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो बॉयज के केसेस कितने बने, बॉयज को सेलेक्ट करने के बने 8 है ना टोटल, तो 8 कॉम्बिनेशन 1। और गर्ल्स को सेलेक्ट करने की कितनी पॉसिबल वेज बनी, 5 कॉम्बिनेशन 1। और अब अगर आपने दोनों की बात की थी, एक एक सेलेक्ट करना है, तो आपको पता है कि इनके सारे केसेस के साथ इसका हर केस आ सकता है, कोई भी केस आ सकता है। तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल के मुताबिक टोटल पॉसिबल वेज अब कितनी होंगी, 8 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कॉम्बिनेशन 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल कर। अब आपकी मर्जी है बेटा किस तरह से आप आंसर निकालते हैं। ये बनेगा 8 into 7 फैक्टोरियल, नीचे बनेगा आपके पास कितना 8 into 7 फैक्टोरियल है ना ये, और ये बनेगा 8 - 7, 8 - 1 सॉरी, ये बनेगा 7 फैक्टोरियल, ये बनेगा 1। और ये बनेगा 5 into 4 फैक्टोरियल, 5 - 1 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 8 5 से कितना आ गया 40। ठीक है, तो चलो प्रोडक्ट प्रिंसिपल से काम कर दिया। वैसे प्रोडक्ट प्रिंसिपल भी नॉर्मली भी लग सकता था, लेकिन कॉम्बिनेशन से करें तो बेहतर है। आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ। इन अ क्लास देर आर 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 2 representatives are to be chosen. In how many ways can they be selected? If first is to be a boy and second can be any of the boy or girl, तो ये बहुत ही आसान है कि इस तरह से अब रिप्रेजेंटेटिव चूज करने हैं। देखो टोटल तो वही है, कितने 13। अब फर्स्ट सिलेक्शन जो आपने करनी है वो बॉय है, तो फर्स्ट सिलेक्शन अगर बॉय है तो इसका मतलब पहला तो लाजमी बॉय होना ही होना है 100%। तो ये बनेगा 8 कॉम्बिनेशन 1, जिसको सिर्फ 8 भी कह सकते हैं, आंसर इसका सिर्फ 8 आएगा। ठीक है, चलो। और फिर सेकंड सिलेक्शन क्या है, सेकंड सिलेक्शन बाकी बचे हुए में से कोई भी हो सकती है। तो सेकंड सिलेक्शन जो है वो 12 कॉम्बिनेशन 1 होगा, क्योंकि 13 में से एक सेलेक्ट हो गया है, तो बाकी बचे 12। ठीक है, अब बाकी 12 में 5 गर्ल्स भी हैं और 7 बॉयज भी हैं। अब कोई सेकंड सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इस वजह से 12 कॉम्बिनेशन 1 यानी कि आंसर 12 आएगा मेरे ख्याल से। और फिर प्रोडक्ट प्रिंसिपल के मुताबिक टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी, 8 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 12 कॉम्बिनेशन 1, यानी कि 8 into 12 बनेगा। 8 into 12 का मतलब आएगा 96 होता है 96। हाँ बिल्कुल सही। आगे चलिए। इन हाउ मैनी 3 element सबसेट्स आर देयर ऑफ 5 element सेट। कह रहे हैं कि 5 एलिमेंट का एक सेट है, इसमें 5 एलिमेंट है, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में कितने हैं 5। आप ये बताएं इसके सबसेट, टोटल सबसेट कितने बन सकते हैं। इसके टोटल सबसेट्स तो आप सबको पता है कितने बन सकते हैं ना, 2 की पावर n याद है आपको, तो 2 की पावर 5 32 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात, टोटल सबसेट ही पूछे जा रहे हैं। सबसेट्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, तो 3 एलिमेंट्स का मतलब इन 5 में से आपने 3 सेलेक्ट करने हैं, तो बेटा 5 कॉम्बिनेशन 3, सिंपल एज दैट। ये बनेगा 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे रुक जाना। फिर आएगा 5 - 3 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो 5 2 10 बनेगा। तो हाउ मेनी 3 element सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय सेलेक्टिंग 5 elements, 3 elements आउट ऑफ 5 elements। तो 5 कॉम्बिनेशन 3 लगा दिया, ठीक है, 10 आंसर आया। आगे चलें, आगे क्या लिखा हुआ है बेटा। मैंने कहा था जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ सिलेक्शन करनी होती है, वहां कॉम्बिनेशन लगता है, और ऑर्डर मैटर करता होता तो फिर परम्यूटेशन लगता। अच्छा, फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ 8 members 1 डायरेक्टर एंड 1 डिप्टी डायरेक्टर इज टू बी चोजन, हाउ मेनी वेज कैन दे बी सेलेक्टेड। यस, ये आ गया परम्यूटेशन बेटा। क्यों, प्रोडक्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हो, परम्यूटेशन भी कह सकते हो। क्यों भला सर, इसलिए क्योंकि अब ऑर्डर मैटर करता है। हो सकता है कि 2 बंदे सेलेक्ट कर लिए आपने, स्टूडेंट 1, पर्सन 1 और पर्सन 2, दोनों P1 और P2 सेलेक्ट कर लिया। अब P2 का एक केस नहीं 2 केस बनेगा, हो सकता है P1 डायरेक्टर और दूसरा डिप्टी डायरेक्टर हो सकता है कि P1 डिप्टी डायरेक्टर हो और P2 डायरेक्टर हो। तो डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर आगे पीछे हो गए तो केस अलग अलग काउंट होगा, हालांकि बंदे सेम थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सिंपल पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ पे सिंपल पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास क्या, 8 परम्यूटेशन 2। तो 8 परम्यूटेशन 2 का मतलब ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे सिर्फ 8 - 2 का फैक्टोरियल आएगा, जो कि 6 फैक्टोरियल बनेगा, तो 8 into 7 into 6 बनेगा। और नीचे बनेगा 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल, 8 7 कितना बनता है 56। तो ये आंसर है, 56 पॉसिबिलिटीज हैं यार यहाँ पर, है ना। एक मिनट, 8 1 डायरेक्टर 1 डिप्यूटी डायरेक्टर, यार मेरे ख्याल से तो यही फॉर्मूला होता है इसका, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट आई थिंक।
ऑप्शन बड़े अजीब दिए हैं भाई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 फैक्टोरियल 8 7 56 ही होता है ना यार। लेट मी सी दिस। जी शेर यार। सलाम वालेकुम सर। सर वहाँ पे वालेकुम 18 अस्सलाम। 18 मेंबर्स दिए हैं सर। अच्छा 18 दिए मैं, ओके ओके ओके। यार मेरे पास मिस प्रिंटिंग है। तो अगर 18 है और 18 परम्यूटेशन टू, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 18 परम्यूटेशन टू है तो लेट्स करेक्ट इट। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, 18 परम्यूटेशन टू, 18 17 और 16। 18 माइनस टू बनेगा 16, 16 कैंसिल, 18 और 17। और 18 और 17 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो द आंसर विल बिकम कितना जनाब, 18 multiplied by 17, 306. So this is what the correct answer is. ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9 के क्या मामलात हैं। 7 papers are to be set at an examination, two of which are algebra and calculus. ठीक है, in how many ways can the papers be set so these two papers are not consecutive? यानी आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, उसमें से 2 सब्जेक्ट हैं अलजेब्रा और कैलकुलस। अब जरा देखिएगा कि क्या बात की जा रही है। देखो इस तरह से कहा जा रहा है कि पेपर्स किस तरह से अरेंज किए जा सकते हैं। तो टोटल पेपर्स कितने हैं, टोटल पेपर्स हैं आपके पास 7। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी, टोटल पेपर्स को सेट करने का कितना तरीका बन सकता है आपके पास, 7 फैक्टोरियल, है ना। टोटल पॉसिबिलिटीज की बात अगर मैं करूं तो कितनी बन सकती है, ऑफ 7 पेपर्स 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर कोई ये कह रहा है कि यार नहीं 7 फैक्टोरियल, इसमें से काम ये करना है कि इन सातों पेपर में, देखो 7 पेपर में पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब इसमें से 2 सब्जेक्ट है अलजेब्रा और कैलकुलस। तो अलजेब्रा और कैलकुलस साथ भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं। तो अलजेब्रा और कैलकुलस जो है वो साथ आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। अगर अलजेब्रा और कैलकुलस साथ आ गए तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे। हो सकता है पहले 2 पेपर हो सकता है ये दूसरे 2 पेपर हो सकता है ये, फिर ये तीन दो यहाँ पर आ जाए, फिर ये दोनों यहाँ पर आ जाए, फिर ये दोनों यहाँ पर आ जाए, फिर ये दोनों यहाँ पर आ जाए। तो इसकी कितनी, इन दोनों के साथ अपेयर होने की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सर, 6 फैक्टोरियल। यानी फिर इनको साथ साथ ही मूव करवाना है, इनके बीच में गैप नहीं आना। तो यानी मैं अब लिखता हूँ एलजेब्रा एंड कैलकुलस टुगेदर। अगर अलजेब्रा और कैलकुलस को एक साथ मूव करवाना है, यानी डेटशीट इस तरह से बनानी है कि अलजेब्रा और कैलकुलस एक साथ आए, तो टोटल पॉसिबिलिटीज अब 7 फैक्टोरियल नहीं होंगी बल्कि 6 फैक्टोरियल होंगी। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दे, क्यों, इसलिए क्योंकि सर जो अलजेब्रा और कैलकुलस है अगर वो इस तरह से, तो इस तरह भी तो हो सकती है, कैलकुलस पहले और अलजेब्रा बाद में, पहले 2 या दूसरे 2 या तीसरे 2 या चौथे 2 या फिर आखिर के 2, बिल्कुल हो सकती है। तो इस वजह से इस ना सिर्फ 6 फैक्टोरियल होगा बल्कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी होगा। क्यों, क्योंकि हर हर केस में अलजेब्रा पहले भी हो सकता है और कैलकुलस पहले भी हो सकता है, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। और अब आप चाहते हैं कि नहीं, आपसे बोला था कि अलजेब्रा और कैलकुलस टुगेदर ना हो, तो मैं एक काम करता हूँ ना, फॉर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, ठीक है, टू सेपरेट या नॉट टुगेदर, तो उसके लिए क्या होगा बेटा, टोटल में से माइनस कर दें टुगेदर वाले, यानी टोटल में से अलजेब्रा और कैलकुलस की जो साथ साथ आने की पॉसिबिलिटीज थी वो निकाल दें। तो जो बचेगा, देखो 7 फैक्टोरियल में क्या है, 7 फैक्टोरियल में सारे केसेस हैं, सारे केसेस का मतलब इसमें वो केसेस भी हैं अ, इसमें, और इसमें वो केसेस भी हैं जिसमें अलजेब्रा और कैलकुलस साथ नहीं थे। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5040, और 6 फैक्टोरियल का मतलब, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा क्या, 720। फिर 720 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो ये जो भी आंसर है 1440,
और फिर उसके बाद माइनस करवा दो। 5040 में से इसको माइनस करवा दो, तो कितना आंसर बच रहा है बेटा? 3600 बच रहा है। क्या ख्याल है, ऑप्शन है इसमें? जी बिल्कुल है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो हमने क्या किया, पहले हमने सातों पेपर्स को अरेंज करने की पॉसिबिलिटी बताई 7 फैक्टर पे। हमने बोला कि अगर हम दो पेपर्स को साथ साथ रखें, यानी दो पेपर्स एक पेपर बन के साथ साथ, यानी एक स्लॉट बन के मूव होंगे, ये दोनों अलग अलग नहीं आएंगे। तो हमने कहा फिर इसका मतलब 6 फैक्टोरियल होगा, और फिर पहला और दूसरा पेपर आगे पीछे भी हो सकता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पूछा गया था कि दोनों पेपर साथ ना आए, इसके कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो मैंने कहा अच्छा, टोटल में से इन पेपर्स के साथ आने की पॉसिबिलिटीज को माइनस करवा दें, तो आपको खुद ही पता चल जाएगी कि साथ ना आने की कितनी पॉसिबिलिटीज है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में क्या है बेटा? क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है 8 cricket teams play friendly matches against each other. How many matches have to be played in all? 8 टीमें उन्होंने मैचेस खेलने हैं आपस में। आपको पता है कि 8 टीमों से मैच तो दो ही खेलती हैं, तो 8 में से कोई से भी दो टीमें मैचेस खेल सकती हैं। तो इसका मतलब 8 कॉम्बिनेशन 2। क्यों? ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, पहली और दूसरी, कौन पहले कौन बाद में, मैच में बस दो टीमें हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। और अगर ऑर्डर मैटर कर रहा होता तो फिर परम्यूटेशन लगता। तो ये इसका आंसर निकाल लेना भाई। 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 × 7 × 6, और नीचे आएगा 8 - 2 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 2 से 8 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, ये बना 4 7 सा कितना 28 मैचेस। तो आंसर आया इसका 28 मैचेस। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में? क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि अ मैन हैज 6 कोट्स 7 शर्ट्स एंड 8 ट्राउजर्स। तो 6 कोट है, 7 शर्ट्स हैं और 8 ट्राउजर्स हैं। ठीक है भाई, क्या बात है, क्या करना है आगे देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ही मेक अप अ कंप्लीट सूट ऑफ क्लोथ्स? यानी इन तीनों को मिलाकर वो सूट पहने, इसके सूट पहनने की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबको मल्टीप्लाई करवा दिया, कॉम्बिनेशंस। हमने कहा यार इन सब में से कोई से भी तीन, जाहिर है 2 कोट तो नहीं पहन सकता ना, कोट 6 में से कोई एक ही होगा। तो 6 में से एक सिलेक्ट हुआ, 7 में से एक सिलेक्ट हुआ, 8 में से एक सिलेक्ट हुआ, और सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल। अच्छा 6 7, इसको मल्टीप्लाई करवा लेना बेटा, देखना क्या आंसर आता है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। इन हाउ मेनी वेज 7 डिफरेंट बुक्स आर अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इफ अ स्पेसिफिक बुक बी एट द सेंटर? कह रहे हैं कि एक खास बुक बीच में रख दी आपने। अब बताओ कि 7 मुख्तलिफ बुक्स हैं जिसमें से एक आपने बीच में रख दी। अब बताएं कि कितने तरीकों से ये बुक्स अरेंज हो सकती हैं। तो बहुत ही आसान सी बात है। देखो पहले 7 बुक थी, अब टोटल बुक्स लिख देता हूँ मैं। पहले टोटल बुक्स कितनी थी? 7। अगर इसके फैक्टोरियल निकालते, मतलब इनको अरेंज करवाना होता है एक लाइन में, एक शेल्फ में, तो ये 7 फैक्टोरियल होता है। लेकिन 1 बुक एट सेंटर फिक्स कर दिया, देयरफॉर अब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई? 7 - 1 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है, अभी निकाला था 720। ठीक है, तो आंसर आया 720। आगे चलें। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर? तो इस डॉटर ये बता चुका हूँ ना मैंने, सारे डिफरेंट है ना, इसमें कोई सेम तो नहीं है। तो इसमें सिर्फ आया था कितना, क्वेश्चन 13 में मैं बता चुका हूँ आपको कि कोई भी लेटर यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से 3 3 6 और 8, तो टोटल पॉसिबिलिटीज बनेगी 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब होगा कितना? 720 को 8 से मल्टीप्लाई करवा दो यार, 720 को नहीं सॉरी, 7 फैक्टोरियल को। तो 8 फैक्टोरियल निकालो आंसर। अरे भाई क्या बनता है? 40,320। ठीक है जी। अच्छा आगे चलो। हाउ मैनी ऑफ दीज वर्ड्स वॉवल्स अकर टुगेदर? तो वॉवल्स साथ साथ आए, इसकी कितनी चांसेस है? पहले वॉवल्स डिसाइड तो करें इसमें कितने हैं। इसमें जो वॉवल्स हैं वो हैं 3। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ आएंगे, और जब ये तीनों एक साथ आएंगे तो ये तीनों एक साथ एक बनकर मूव करेंगे। ठीक है, तो टोटल लेटर्स जो पहले 8 थे, अब वो 6 रह जाएंगे। क्यों 6 रह जाएंगे? वो इसलिए 6 रह जाएंगे कि ये ए, मतलब डी, जी, एच, टी और आर, और ए, यू और ई, इन्होंने साथ साथ एक बन के मूव करना है। अगर ऐसी बात है तो ये 3 और 3 6 हो गए। अब टोटल पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी 6 6 फैक्टोरियल,
और जब ये तीनों आएंगे साथ साथ, वॉवल्स की अगर मैं बात करूं, तो जब ये तीनों आएंगे साथ साथ तो इसमें ये होगा, क्या है ये भाई, ए यू और ई, इसमें ये होगा कि इस ए यू और ई में से ए भी पहले हो सकता है, यू भी पहले हो सकता है, मतलब इनकी भी तरतीब आपस में आगे पीछे हो सकती है। तो खुद इनके अपने केसेस जो बनेंगे वो बनेंगे 3 फैक्टोरियल। क्या ख्याल है? तो जो हमारे पास वॉवल्स के बगैर के अल्फाबेट्स बचे उसमें तो 6 फैक्टोरियल बचा। टोटल की बात अगर मैं करूं, टोटल की, मतलब हो सकता है ये ए ई यू जो है पहले हो, दूसरे की जगह हो, तीसरे की जगह हो, चौथे की जगह हो, पांचवे की जगह, छठे की जगह, कहीं भी हो सकता है। और हो सकता है 6 पॉसिबिलिटीज, 6 6 फैक्टोरियल। और फिर इन तीनों में हो सकता है ए ई यू हो सकता है ई ए यू हो, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से आपस में मल्टीप्लाई भी, मतलब इनके अपने 3 केसेस, 3 फैक्टोरियल, और फिर अब इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 6 फैक्टोरियल। अभी अभी बताया था 720, और 720 को 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 6 से मल्टीप्लाई करा दें, तो 720 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दें तो देखते हैं क्या बचता है। ये है 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर है 4320। 4320 कैलकुलेट आप खुद भी कर सकते हो बेटा इसको, ठीक है। तो 4320 ए ऑप्शन। अब आ जाए जरा 15 पे। एक और बात लिखी हुई है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद डी, यानी डी शुरू में फिक्स कर दिया। अगर डी शुरू में फिक्स कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो जो सारे के सारे डी को फिक्स कर दिया मिसाल के तौर पे। अब डी को फिक्स कर दिया अगर, तो बाकी बचे कितने अल्फाबेट्स, लेटर्स? बाकी बचे आपके पास 6 7 लेटर्स। तो अब जो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी वो कितनी होंगी? 8 नहीं, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है बेटा? 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 फैक्टोरियल, एक मिनट बेटा, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5040। ठीक है, आगे पढ़ना जरा, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है जी, क्या, हाउ मैनी ऑफ दिस विल बिगिन विद डी और टी? डी और टी दोनों में से किसी एक से शुरू हो सकते हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले डी और टी की बात, टू बिगिन विद डी और टी, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कि पहले डी भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, तो पहले 2 केसेस बन गए। क्यों? डी भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, और बाकी जो बचे हैं वो बाद में, बाकी जो 7 हैं वो बाद में। तो 2 into 7 फैक्टर, क्योंकि एक पहले आएगा तो बाकी 7 बाद में ना। तो 2 into 7, यानी डी के साथ 7 फैक्टोरियल, फिर टी के साथ 7 फैक्टोरियल। डी और टी दोनों से कोई भी आ सकता है। तो ये बन जाएगा 5040 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10080 बन जाएगा मेरे ख्याल से। अब चले, हाउ मेनी ऑफ दीज द लेटर आर अकर एट द 5th प्लेस? आर हमेशा 5वीं प्लेस पे आए, तो आर ने अगर 5वीं प्लेस पे आना है, डी ए यू जी आर यहाँ पे आएगा, और एच टी ई, तो ये फिक्स हो गया। तो बाकी बचे 7, तो इसकी भी टोटल पॉसिबिलिटी 7 फैक्टोरियल, यानी 5040। आगे चलो, अगला पढ़ लेते हैं। अगले में क्या लिखा हुआ है बेटा, एक मिनट। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ द वॉवल्स आर टू बी प्लेस्ड एट द सेकंड, फोर्थ और 6th प्लेस? यानी वॉवल को फिक्स कर दिया सेकंड, फोर्थ और 6th प्लेस पे। एक वॉवल सेकंड पे, एक जो है वो फोर्थ पे है, एक जो है वो फोर्थ पे है, और एक जो है वो कहाँ पर है भाई? 6th प्लेस पे। 3 3 6, तो एक जो है 6th प्लेस पर है। चलो भाई, सेकंड, फोर्थ और 6th प्लेस पे फिक्स कर दिया इसको। बाकी बचा एच और टी, तो ये 3 हो गए फिक्स। अच्छा, लेकिन ये फिक्स होने के साथ साथ मसला ये है कि इनमें भी ये आगे पीछे हो सकते हैं। वॉवल, ये नहीं बोला ए यू और ई फिक्स है, वॉवल फिक्स है, तो वॉवल अपनी तरतीब आपस में चेंज कर सकते हैं। तो इन वॉवल्स की तरतीब चेंज करने के केसेस हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल, और बाकी 8 में से 3 की बात आपने कर ली, तो बाकी बचे 5, तो 5 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा दें और देखें क्या आंसर आता है। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो क्या आंसर आ रहा है बेटा यहाँ पे? 720। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से होगा। हाउ मेनी वेज 3 इंग्लिश, 2 उर्दू, 2 सिंधी एंड कैन बी अरेंज्ड on a shelf so as to keep all the books in the same
लैंग्वेज टुगेदर, ये लिखा हुआ है ना, ईच लैंग्वेज टुगेदर, ये 3 इंग्लिश, 3 उर्दू और 3 जो है 2 जो है वो सिंधी की बुक्स हैं। आप ये बताइए कि इनको साथ साथ रखने की कितनी पॉसिबिलिटीज होती हो सकती है, मैं भी बताता हूँ। देखो तीनों सिंधी की बुक्स एक साथ, तीनों उर्दू की, सिंधी की तो 2 हैं, तीनों उर्दू की बुक साथ साथ, U1 U2 U3, तीनों इंग्लिश, दोनों, बल्कि इंग्लिश की 3 है ना, तो इसको मैं नाम देता हूँ E1 E2 और E3। फिर उसके बाद 2 सिंधी की बुक्स हैं, S1 S2, और 3 उर्दू की बुक्स हैं, U1 और U2 का नाम दे देते हैं। क्या ख्याल है? अब इन्होंने साथ साथ रहना है, साथ साथ रहनी, ये आगे पीछे हो भी जाए लेकिन। अच्छा, सबसे पहले इनको अरेंज करने के क्या तरीके हैं? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि मैं इनको एक एक बना के मूव करवाऊंगा। अच्छा, अब जब तीनों बुक्स को साथ रखना है तो इनको 3 बना के मूव करवाना है, यानी एक स्लॉट में मूव करवाना है, लेकिन विद इन अ स्लॉट ये आपस में अपनी तरतीब चेंज कर सकती हैं। तो इंग्लिश की बुक्स की पॉसिबिलिटीज है 3, और सिंधी की बुक्स की पॉसिबिलिटीज है 2 फैक्टोरियल, और U1 U2 भी आपस में तरतीब चेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल। बस अब इसका आंसर निकाल लेना। ये बनेगा 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 24 4 जा कितना, 96। तो ये 96 आंसर आ रहा है ऑप्शन है। कहाँ गया? ये आंसर मैंने गलत निकाला है, चेक कर लेना। तो हाँ, सही है सही है। तो आंसर जरा मैं करेक्ट कर लूँ, तो ये बनेगा 6 × 6 36, मल्टीप्लाई बाय 4 144 बन रहा है। ठीक है, तो 144 बन रहा है, ऑप्शन ए। तो ये है इसकी करेक्शन, मैंने जल्द, जाहिर है मैंने ओरली सॉल्व किया इसको। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, 20th पे आ जाए जी। 20th में क्या लिखा है? 3 प्राइजेस आर ऑफर्ड टू अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी वेज कैन दे बी गिवन इफ दे आर फॉर प्रोफिशिएंसी इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो अगर 3 स्टूडेंट्स, तीन तीन लैंग्वेजेस हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, और उसमें प्रोफिशिएंसी के लिए प्राइसेस देने हैं, तो बताएं क्या पॉसिबिलिटीज होती है 3 प्राइस देने की? बहुत ही आसान सी बात है। क्वेश्चन नंबर 20 है ना ये। देखो, अब पहला प्राइज देने के लिए कितने केसेस हैं आपके पास? यू हैव 50 स्टूडेंट्स। दूसरा प्राइज देने के लिए आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? कुछ लोग बोलेंगे 49 है, क्यों? क्या पाबंदी होती है इस पे कि जिसको मैथ्स का प्राइस मिल जाए उसे फिजिक्स का नहीं मिल सकता या इंग्लिश का नहीं मिल सकता? नहीं, ऐसा भी तो होता है कि एक ही बंदे को तीनों सब्जेक्ट के प्राइसेस मिल जाए। जी बिल्कुल होता है। तो दूसरे प्राइस के लिए भी, दूसरी लैंग्वेज के लिए भी, दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी, और तीसरे के लिए भी 50 पॉसिबिलिटीज हैं। तो 50 50 ये बनेगा 125 000। क्या ख्याल है? सही है ना? अच्छा, आगे चले। 3 प्राइसेस आर ऑफर्ड टू 50 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी वेज कैन दे बी गिवन इफ दे आर फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज फॉर अ प्रोफिशिएंसी इन द सेम सब्जेक्ट? प्रोफिशिएंसी इन द सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट के 3 प्राइसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो यहाँ वो बात, क्योंकि अब एक ही सब्जेक्ट के अंदर एक ही बंदे को फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं मिल सकता, तो अब वो बात है कि फर्स्ट प्राइज के लिए 50 पॉसिबिलिटीज, सेकंड के लिए 49, और थर्ड के लिए 48। 50 परम्यूटेशन, 50 परम्यूटेशन 3 भी हो सकता है। खैर, क्योंकि 50 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, और यहाँ 50 कॉम्बिनेशन 3 ऊपर वाले में 20 में। खैर, बहरहाल आप इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर निकालने, यार जो भी आंसर आते कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 22 पढ़ें जरा। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच क्या sparrows can perch on 3 trees if one particular sparrow be alone on a tree। ठीक है, तो एक दरख्त पे जो है वो, देखो टोटल स्पैरोज कितनी है? टोटल स्पैरोज हैं आपके पास 5। अब एक स्पैरो एक दरख्त पे जाके बैठ गई है, ठीक है, उसे छोड़ दे बस आप, वो एक दरख्त पे जाके बैठ गई है। बाकी बची कितनी स्पैरोज? बाकी बची आपके पास, देखो टोटल थी आपके पास, टोटल स्पैरोज थे आपके पास कितने? 5। और टोटल ट्रीज थे आपके पास 3। अब एक स्पैरो एक ट्री निकाल दें, तो बची कितनी? 4 स्पैरोज, 4 स्पैरोज ऑन 2 ट्रीज। एक को फिक्स कर दिया ना आपने, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या बन गई? इन 4 स्पैरोज को 2 दरख्तों पे बिठाना है आपने, तो क्या हो सकता है? देखो 4 फैक्टोरियल के हिसाब से, अगर आपने 4 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि 4 स्पैरोज हैं और दरख्त कितने हैं? 2। तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, दरख्तों की तादाद से, या 2 फैक्टोरियल कह दो आप इसको,
कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बन गया आपके पास 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है, 4 × 3 × 2, 4 6 24, 48 बन रहा है यार, ये है ऑप्शन। यस, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट colored beads can be arranged to arrange in a circle on a table। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर्कल में अरेंज करना है। सर्कल में अरेंज करने का तरीका बताया था, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, रो के अरेंजमेंट n फैक्टोरियल होता है, और सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए जो टोटल पॉसिबिलिटीज होती हैं वो होता है n-1 फैक्टोरियल। तो 8 कलर्स के, तो ये बनेगा 8 - 1, यानी कि 7 फैक्टोरियल। 720 होता है ना, अभी 720 तो नहीं होता, वो तो 5040 था 7 फैक्टोरियल शायद, मेरा ख्याल है होगा इसमें ऑप्शन, है ना। हाँ बस ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंटली कलर बीड्स कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ नेकलेस। नेकलेस बनाना, नेकलेस समझते हैं ना, सर्कल होता है, बिल्कुल सर्कल होता है, लेकिन इसमें जो बीड्स है वो सिर्फ आधी तरफ अरेंज होती है। सर्कल में तो पूरा अरेंजमेंट होता है। तो 8 डिफरेंट कलर की बीड्स को आपने आधे सर्कल में अरेंज करना है, आधे सर्कल सेमी सर्कल। तो ये किस तरह से नेकलेस में अरेंज होंगी, इस तरह से होंगी। फॉर नेकलेस क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, नेकलेस के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए बेटा क्या, 1/2 टाइम्स एन, क्योंकि सर्कल तो है n-1 फैक्टोरियल, लेकिन 1/2 टाइम्स, तो ये बनेगा 1/2 टाइम्स 8 कलर थे ना अभी भी, हाँ 7 - 8 - 1, यानी कि 7 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 1/2 टाइम्स 5040, 5040 को 2 से डिवाइड करवा दें, तो ये कर लेते हैं। आंसर आ रहा है 2520, ठीक है। और ऊपर वाले का आंसर निकाला, किसका आंसर नहीं निकाला था, इसका भी निकाल लूंगा जरा। 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48, 50 49 48, ये बन रहा है 11760। आई होप ये ऑप्शन होगा। यस। अच्छा चलो आगे चलें यार। हाउ मैनी वेज कैन 7 बॉयज बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज आर नेक्स्ट टू ईच अदर। बहुत ही आसान कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। सर्कल में अगर कितने बच्चे बिठाने हैं भाई, 7, तो आपको पता है 7 - 1 फैक्टोरियल होना चाहिए था। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, कि 7 में से 2 स्टूडेंट साथ साथ हैं, तो इसका मतलब आपने इनको 7 बना के नहीं घुमाना, 6 बना के घुमाना, ये दोनों साथ रहेंगे। बाकी जो ये 7 हैं टोटल, ठीक है, बेशक ये 7 हैं टोटल, लेकिन ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, तो ये 6 बन के घूमेंगे। तो 6 बंदों को सर्कल में अरेंज कराने का तरीका आपको पता है, ये होता है 6 - 1 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब ये दोनों बंदे जो साथ साथ हैं, इनमें ये दोनों आपस में तो आगे पीछे हो सकते हैं ना, कि ये पहले वो बाद में या वो पहले वो बाद में, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इन दोनों के आपस के चेंजेस के 2 फैक्टोरियल, यानी मल्टीप्लाई बाय 2। अब 5 फैक्टोरियल कितना होता है यार, 5 फैक्टोरियल आप सबको पता है, 5 × 4 × 3 × 2 तब 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 240 बन रहा है। बन रहा है क्या 240? एग्जैक्टली, ठीक है जी। 26। In how many ways 7 boys be seated at a round table so that particular boys are separated? 2 particular boys are separated. इंतहाई आसान काम, बहुत ही आसान काम। आप ये बताएं कि दोनों जो बॉयज थे, अब ये बताएं कि इन 7 बंदों को अरेंज करने की टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है क्या होता है यार, 6 फैक्टोरियल का मतलब 720। तो 7 बंदों को एक साथ टेबल पे बिठाने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, 720, ठीक है, अच्छी बात है। अब उन 2 बंदों को साथ, 2 बॉयज टुगेदर, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, इसकी अभी भी निकाली है 240, ऊपर से निकाली है। तो अब 2 पर्टिकुलर बॉयज नॉट टुगेदर, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज होगी। इसके लिए आप 720 में से 240 को माइनस करवा दें, ताकि 7 वाले केसेस निकल जाए, तो जो 7 ना आ रहे हो वो केसेस बच जाए। तो आंसर निकालना जरा, 720 में से 520, 480 बन रहा है यार ये, क्या ये 480 बन रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो ये हो गया, अच्छा जी। अच्छा अगला क्वेश्चन, ये कैलकुलेशंस हो गई, इसको भी मैं सेव करूँ यार अपने पास।
आगे चलते हैं अगले केस की तरफ। अगले केस में क्या सूरत हाल है भाई? अगले केस में मामला कुछ ऐसे हैं कि फॉर से gentlemen and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. In how many ways can this be done so as to include at least one lady? कम से कम एक लेडी जरूर शामिल हो। अच्छा, कम से कम एक लेडी का मतलब इससे ज्यादा बेशक हो, लेकिन इससे कम ना, एक लेडी से कम ना हो, यानी विदाउट अ लेडी कमेटी ना बने। तो क्वेश्चन नंबर 27, मेरा ख्याल है कि देखो टोटल जो जेंटलमैन है आपके पास वो हैं, जेंट्स हैं 6, लेडीज हैं 4। अब मुझे बताएं, हो सकता है कि कितने बंदों की कमेटी बनानी है आपने? 4 की, 5 की। तो हो सकता है कि 5 बंदों में से 4 लेडीज हो। अगर 4 लेडीज होंगी तो इसका मतलब 4 कॉम्बिनेशन सकता हूँ मैं इसको। क्या ख्याल है ना? बल्कि 5 बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो लेट मी से कि किस तरह से लिया जाए इसको। हाँ चले ठीक है ना। तो 4 में से 4 लेडी सेलेक्ट हो गई, ठीक है। और हो सकता है कि अब 5 बंदों की कमेटी बनानी है आपने, तो जो 5 बंदे बचे उसमें से एक सेलेक्ट होगा, और वो इन 5 में से कोई भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन लग रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। हो सकता है 3 लेडीज आप सेलेक्ट करें। हाँ हो सकता है 4 कॉम्बिनेशन 3, और फिर बंदे 2, ताकि 5 की पूरी हो गिनती। ठीक है, 5 कॉम्बिनेशन 2। क्या ख्याल है? और फिर हो सकता है कि लेडीज 2 सेलेक्ट हो। 2 लेडीज सेलेक्ट होने का क्या मतलब है कि 4 कॉम्बिनेशन 2, और फिर बंदे कितने सेलेक्ट होंगे? 3, 5 में से 3। ठीक है। और फिर इसी तरीके से हो सकता है कि एक लेडी सेलेक्ट हो, 4 कॉम्बिनेशन 1, और बंदे कितने सेलेक्ट हो? 5 में से 4। बिल्कुल हो सकता है। 5 बंदे, 5 थे, बंदे 6 थे यार। जेंटलमैन जो थे वो 6 थे आपके पास। तो जेंट्स की जगह 6 लिख दूं मैं जरूर। ठीक है, तो जेंट्स की जगह जो है वो 6 आएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि इन सबको टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करनी है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज के लिए हमें क्या करना होगा? टोटल पॉसिबिलिटीज के लिए हमें कम से कम एक लेडी जरूर, मतलब ऐसा भी हो सकता था कि इन 6 में से 5 के 5 बंदे सेलेक्ट हो जाए जी, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन फिर वो हमारे रिक्वायर्ड क्राइटेरिया के मुताबिक ना होता, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे नहीं कर रहा। अच्छा, पहला केस, दूसरा केस, दूसरे कि अगर 3 लेडीज सेलेक्ट हो, और अगर ऐसा भी हो सकता है 2 लेडीज सेलेक्ट हो। ठीक है, 6 कॉम्बिनेशन 4, और 6 कॉम्बिनेशन 4 नहीं, 6 कॉम्बिनेशन 3। और फिर हो सकता है कि एक लेडी और 4 जेंट्स। बिल्कुल सही बात है। इन सबको ऐड करवा दें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को ऐड करवा दें। फिर जो प्रोडक्ट प्रिंसिपल था वो आप लगा चुके हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक ही होगा ना, या तो ये होगा या तो ये होगा, या ऐसा होगा या ऐसा होगा। ऐसा तो नहीं होगा अब केस के हर केस के साथ उसका हर केस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अगर 4 लेडी सेलेक्ट हो गई, एक बंदा सेलेक्ट हो गया, तो फिर आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे। इनको सबको प्लस करवा दें, इन सबको मल्टीप्लाई करवा के प्लस करवा दें। बेटा देखिए आंसर क्या आता है। कैलकुलेशंस आप लोग खुद परफॉर्म कर लीजिएगा। कैलकुलेशन के लिए मैं, कैलकुलेशन क्या मतलब, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, जैसे भी कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या लिखा हुआ है। आउट ऑफ 12 persons, how many parties can be formed if each party to consist of not more than 5? 5 से ज्यादा बंदे सेलेक्ट ना हो पार्टी में। तो 5 से ज्यादा बंदे आप लोग समझ रहे हैं, हो सकता है कि 5 से कम हो जाए, बेशक 5 से ज्यादा ना हो। तो अगर 5 बंदों की पार्टी सेलेक्ट करनी है तो आपको पता है क्या तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर है 29। 10 लोग हैं, 10 नहीं है सॉरी 12 है। तो अगर मैं 5 बंदे सेलेक्ट करता हूँ, 5 सेलेक्शंस, तो क्या बनेगा? 12 कॉम्बिनेशन 5। 4 बंदों के लिए 5 से ज्यादा नहीं लेने, 5 से कम बेशक लेने। 12 कॉम्बिनेशन 4 3 की, 12 कॉम्बिनेशन 3। अच्छा, इसी तरह 2 की, 12 कॉम्बिनेशन 2, और 1 एक बंदे की पार्टी बना रहे हो आप, क्या कह सकते हैं? इन सबको ऐड करवा दें बेटा, इन सबको प्लस करवा दें। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? इन सब का सम। इन सबको ऐड करवा दें और आंसर लिख दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 था ये, नहीं 29 नहीं था, 28 था ये। अच्छा, इसके बाद कैलकुलेशन खुद करवा लेना बेटा।
अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या मामला आता है। 10 balls of different colors, how many ways can one select 7 of them so as to exclude white and black balls? तो इसका मतलब ये कि 10 में से 2 balls तो निकाल दी, एक white एक black। तो इसका मतलब कितनी balls बची? 8। और देखो टोटल balls थी आपके पास कितनी? 10। और आपने क्या किया? एक्सक्लूड कर दी कौन सी? white और black, है ना? व्हाइट एंड ब्लैक बॉल। तो जब व्हाइट और ब्लैक आपने एक्सक्लूड कर दी तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि आपके पास टोटल बची अब 8 बॉल्स, उसमें से आपने 7 सेलेक्ट करनी है। तो 8 में से 7 जब सेलेक्ट होगी, बेटा एक मिनट दीजिए। हाँ जी। तो 8 में से 2 सेलेक्ट होंगी बेटा, 8 कॉम्बिनेशन 2 बनेगा। 8 में से 7 सेलेक्ट होंगी, सॉरी, 2 तो एक्सक्लूड किए, तो 8 कॉम्बिनेशन 2 बनेगा। यानी इसका मतलब ये बनेगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 8 - 7 1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होके बनेगा 8। तो 8 पॉसिबिलिटीज है भाई। ठीक है। अच्छा जी। यानी एक बॉल ही छोड़ रहे हैं बस, फिर आगे चलें। 30 हो गया, 29 हो गया, 30 देखिए। 30 था यार ये तो। आ, मैंने 30 कर दिया पहले, चलो सही है। 30 पढ़ लिया, दोनों एक जैसे हैं। अब 29 भी पढ़ लो। कह रहे हैं कि देयर आर 10 balls of different color, how many ways one can select 7 of them so as to include, include लिखा है, that ball। रेड बॉल तो शामिल है ही है, रेड बॉल तो शामिल है। यानी अब आपने क्या सिलेक्शन करनी है? अब आपने सिलेक्शन करनी है, रेड बॉल सेलेक्ट हो गई है। और अगर रेड बॉल सेलेक्ट हो गई है, रेड बॉल इज सेलेक्टेड, तो ऐसी सूरत में अब मुझे क्या कहना चाहिए कि अब मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल बॉल्स 10 नहीं है, 9 है, जिसमें से अब मैंने 7 नहीं 6 सेलेक्ट करनी है, 9 कॉम्बिनेशन 6। ऐसे ही है ना? बिल्कुल आराम से इसका आंसर निकाल लेना बेटा, जो भी आ रहा है आराम से, मुश्किल से आंसर निकाल लेना। इन हाउ मेनी वेज द 15 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 बंडल्स ऑफ 8 and 7 थिंग्स? यानी कि आपके पास टोटल 15 चीजें हैं, जिसमें से 8 चीजें एक जैसी हैं और 7 चीजें एक जैसी हैं। 8 का बंडल अलग बनेगा, 7 का बंडल अलग बनेगा। तो आप बताइए कि आपके पास अ, इन चीजों को मतलब 8 और 7 में डिवाइड करने के कितने तरीके हैं? इसका तरीका ये है कि देखो 15 चीजें हैं, तो 15 चीजों को एक रो में अरेंज करने के लिए 15 फैक्टोरियल। और फिर उसके बाद आप करोगे ये, मैं इसको यूं लिखता हूँ, टोटल पॉसिबिलिटी इस तरह हम डिजिट फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन में करते थे ना, कि 2 वर्ड जब साथ साथ आ जाएं तो अगर वो आगे पीछे भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सूरत में ये होगा कि टोटल पॉसिबिलिटीज बनेगी n/r1 r2। अपॉन बोले या n के साथ बोले, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल और r2 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल का मतलब 15 फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल का मतलब है बेटा यहाँ पे 7 चीजों का है, एक बंडल 7 चीजों का है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक एक आपके पास वर्ड है जिसमें 15 लेटर्स हैं, और उस 15 में से 8 एक जैसे हैं, 7 एक जैसे हैं। तो अब आप टोटल कितने उससे उसके लेटर को यूज करके वर्ड्स बना सकते हैं? तो उसका जवाब यही है। तो उसको बिल्कुल उस तरीके से चला है वो। ठीक है, इसका आंसर निकाल देना। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 बुक्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 3 बुक सेलर्स। तो 3 बुक सेलर्स हैं, उसके आप लोग किस तरह से बुक्स को डिवाइड कर सकते हैं? 3 बुक्स को, 12 बुक्स को 3 बुक सेलर्स में आप लोग किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, 3 बुक सेलर्स में। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टोटल 12 बुक्स हैं, और 12 बुक्स के आप लोगों ने किस तरह से बंडल्स बनाने कि तीन तीन बंड मतलब 3 बुक सेलर्स है ना, इक्वली डिवाइड करना है, तीनों में इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, तो इक्वली डिवाइड करने का क्या तरीका हो सकता है कि आप लोग क्या करेंगे कि 12 बुक्स आपके पास मौजूद और 3 बुक सेलर्स आपके पास मौजूद। तो तीनों बुक सेलर में जब आप डिवाइड करेंगे बुक्स, तो क्या होगा? इस तरह से होगा कि आप हर बुक सेलर को 4 4 बुक्स देंगे। ठीक है, डिवाइड इक्वली अगर कर दें, 4 इसको, 4 इसको, 4 इसको, ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, 12 ही है ना यार, ये क्वेश्चन तो मैं गलत नहीं पढ़ रहा। ठीक है जी, तो 12 बुक्स को 4 बंदों में डिवाइड करने का तरीका आपके सामने लिखा हुआ है। अब जो डिवीजन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है कि देखो,
टोटल तो वही 12 फैक्टोरियल है, 12 फैक्टोरियल है आपके पास, ठीक है। और फिर उसके बाद अब जब आप बुक्स डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, एक मिनट दीजिए मुझे जरा। इसकी कैलकुलेशंस मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा, सिर्फ एक मिनट बेटा। 12 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल, 4 6 650। यस, तो ये है इसका जवाब है बेटा। क्या, जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरीके से 32 का, 32 है ये, 36 क्यों लिख दिया, दैट इज 30th। 32 नहीं है ये, 32 तो मैं मिस कर गया यार, फिर से 32 हो गया है ना, 31 हो गया एक्चुअली, ठीक है। अच्छा 30th में क्या था, 30th हो गया था, तो ये 31st था, और ये 32nd है जो मैं कर रहा हूँ। तो 32nd में क्या मामला था बेटा, 12 बुक्स, और जब 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 4, 4 और 4, ठीक है। आंसर आपको पता है जो मैंने अभी भी किया था, 12 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। मैं इसका आंसर निकाल के देख रहा था तो पता चला आंसर बिल्कुल सही, 34650 आ रहा है। ये आंसर आ रहा है बेटा, 34650, ठीक है। अब इसके बाद, यस 34650, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, डिजिट फॉर्मेशन है बेटा, ये डिजिट फॉर्मेशन के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। देख रहे हो डिजिट फॉर्मेशन, कितने नेचुरल नंबर बन सकते हैं, कितने नेचुरल नंबर बन सकते हैं जो 10 और 1000 के दरमियान हो। अच्छा 10 और 1000 के दरमियान का मतलब ये है कि 10 से बड़े हों और 1000 से छोटे हों, तो इस तरह की बात है, यानी शुरू में 2 आ सकता है, 2 3 4 5 6 आ सकता है, इस तरह की बात हो रही है। और 1000 से छोटा हो, 1000 से छोटा हो, ठीक है। तो 1000 से छोटे का मतलब ये है कि 3 डिजिट के नंबर्स कितने बन सकते हैं, तो 3 डिजिट के नंबर आप कितने बना सकते हैं, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, जो आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और फिर 3 डिजिट के डेसिमल नंबर, नेचुरल नंबर कितने बन सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये खुद देख लेना बेटा, इसमें कोई इशू नहीं है। और फिर उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन आ रही है करेज से, मैथमेटिक्स से, ये भी आप खुद करना। 42 पढ़ लो जल्दी से, 42 में क्या मामला आते हैं, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊँ आपको, कम से कम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 42 में, find the number of different signals which can be made from 6 flags, 2 of which are white, 2 black and 2 red। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 2 रेड और 2 ब्लैक अगर आप आपस में एक दूसरे से जगह चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब दो, सबसे पहले ये बताइए कि टोटल फ्लैग्स कितने हैं, 6, तो 6। अच्छा इसमें से 2 जो है वो वाइट है, 2 जो है वो ब्लैक है, और 2 जो है वो रेड है। तो इन दोनों को रिपीट करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, वो अलग केस या अलग सिग्नल काउंट नहीं होगा, तो वो डिवाइड करें इसको। तो ये आंसर निकाल लीजिएगा बेटा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा फिर पढ़े आगे, 43, of the 65 cars on a car lot 45 have air conditions, ठीक है गुड। तो फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि अ, आगे 30 है क्या, पावर विंडोज, ठीक है गुड। एंड 12 है बोथ, 12 में दोनों है। तो क्या लिखा हुआ है, 43 में लिखा हुआ है हमारे पास कि एसी वाली जो है वो 45 है, पावर विंडो वाली जो है वो 30 है, और दोनों की जो है वो 12 है। अच्छा अब बताएं कि हाउ मैनी ऑफ द कार्स ऑन द लॉट हैव नाइदर एसी नॉर पावर विंडो, यानी ना तो उसमें एसी हो ना पावर विंडो हो। तो इसके लिए आप पहले एक काम करें, या ऐसा कर लें कि पहले आप निकाल लें यूनियन, एसी, एसी और पावर विंडो का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब आपको पता है क्या, मतलब बोथ का मतलब इंटरसेक्शन होता है ना, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो आप क्या करें, एसी प्लस पावर विंडो माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है। तो बताएं क्या बनेगा, 45 प्लस 30 माइनस 12 यूनियन। देखो यहाँ पे और की भी बात हो रही है, दोनों में से कोई भी हो, और दोनों की एक साथ की भी बात हो रही है, तो कितना बनेगा 75, 75 में से 12 गया तो 63। अब आपने निकालना है
एसी और पावर विंडो दोनों ही ना हो, यानी इनके यूनियन दोनों में से कोई एक भी ना हो, दोनों में से कोई एक की पॉसिबिलिटी होती है यूनियन, तो इसको 1 में से माइनस करा दें। 1 का मतलब 100 होगा यहाँ पे, टोटल होगा सॉरी यहाँ पे, और टोटल यहाँ पे कितनी थी, कितनी कास्ट थी भाई, 65। तो 65 माइनस इनका यूनियन माइनस करवा दें, ठीक है, आई माइनस करवा देते हैं, तो बनेगा 63। तो आंसर मिलेगा मुझे कितना, 2। तो 2 का सिर्फ ऐसी होंगी जिसमें दोनों, देखो पहले इसको ए कह दो, ए की प्रोबेबिलिटी है, ए के चांसेस 45 हैं, बी के चांसेस ये हैं, दोनों के यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन के चांसेस 12 हैं। तो यहाँ पे वही बात, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअल, दोनों बातें हो रही थी, ठीक है, यानी यूनियन इंटरसेक्शन दोनों का जिक्र था। आखिर के 2 क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से। अच्छा देखो, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास 44 में, आइसक्रीम स्टोर में 31 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गेट अ 3 स्कूप यानी 3 सेलेक्ट करने हैं, 3 सेलेक्ट करने के चांसेस 31, परम्यूटेशन 3, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है, परम्यूटेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ फ्लेवर्स लिखा हुआ है ना, कि मैटर्स 45 पर आ जाए, अगर सिर्फ ऑर्डर करना होता कॉम्बिनेशन होता 5 पर आ जाए। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बन सकते हैं बेटा, किसी भी फिगर के, एन साइडेड फिगर के, एन साइडेड फिगर, तो इसके नंबर ऑफ डायगोनल कितने बनते हैं, एन इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, ये तरीका है। और फिर 12 साइडेड फिगर अगर है तो इसके लिए क्या बनेगा, 12 इंटू 12 माइनस 3 अपॉन 2, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 9। तो 6 9 से कितना बनता है बेटा, 54, 54 इज योर आंसर, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा डिवाइडेड, अब इन तो प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगी, उसके लिए जरूरी है कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए ये कर लीजिए, ठीक है, इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, टाइम ऊपर हो चुका है ऑलरेडी, 3 बजे तक की क्लास अनाउंस हुई थी ना, तो मैं क्लास एंड करूंगा, और फिर आपकी रेगुलर क्लासेस भी हैं शायद, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बेटा। प्रोबेबिलिटी की अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज।